नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में, यानी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती हैं, एक कर्मक या द्विकर्मक क्रिया क्या होती हैं और आप इनमें अंतर कैसे पहचान पाएंगे। इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। मैंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप एक कर्मक, द्विकर्मक या फिर अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भेद कैसे पहचान पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ आपने उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा तो अब आपको एक कर्मक, द्विकर्मक या फिर अकर्मक, सकर्मक क्रिया में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं भी देखा है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए, ताकि आप अकर्मक और सकर्मक या फिर एक कर्मक और द्विकर्मक में कभी भी कोई गलती ना करें। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अगर हम बात करें रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में, तो आप जानते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं। तो उनमें से कुछ को हम आज पढ़ेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो संयुक्त हो, यानी जो जुड़ी हुई हो, जिनका संयोजन हो रखा हो। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे क्रिया शब्द जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बने हों। इसमें और आगे आप लिख लीजिए कि ऐसे क्रिया शब्द जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बने हों परंतु एक ही कार्य की तरफ संकेत करते हों, वे आपके संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें आपको 2 अलग अलग क्रियाएं दिखाई देंगी, अलग अलग क्रिया शब्द दिखाई देंगे, लेकिन दोनों ही क्रिया शब्द एक साथ मिल करके किसी एक ही कार्य की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण है पानी बरसने लगा, तो यहाँ पर एक क्रिया है बरसने, यानी बरसना भी एक क्रिया होती है। पानी बरसने का अर्थ है पानी की बूंदों का नीचे गिरना। तो एक शब्द है, क्रिया है बरसना, और दूसरी क्रिया है आपका लगना। तो बरसना से बना बरसने और लगना से लगा, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक साथ मिली, इनका योग हुआ, तो इसका अर्थ निकल कर आया पानी बरसने लगा, यानी पानी की बूंदें नीचे आने लगी। यानी दोनों अलग अलग क्रिया होते हुए भी जब एक साथ प्रयोग हुई तो किसी एक ही कार्य की तरफ इशारा कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। उसी तरीके से अगला उदाहरण है मोहन विद्यालय जाने लगा। यहाँ भी 2 क्रियाएं हैं, एक है जाने, जाना से बना है जाने, और लगना से बना है लगा। तो इन दोनों अलग अलग क्रियाओं को जब जोड़ा गया तो जो अर्थ निकला वो किसी एक ही कार्य की तरफ इशारा कर रहा है। मोहन विद्यालय जाने लगा, यानी मोहन ने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी आपकी संयुक्त क्रिया होगी, क्योंकि जाने और लगा दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इशारा एक ही कार्य की तरफ कर रही हैं, वो भी मोहन के विद्यालय जाने की तरफ। या फिर तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ भी एक क्रिया है पकड़ने की और दूसरा है लेने की। पकड़ना से बना पकड़ और लेना से बना लिया। तो दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। पकड़ना एक अलग क्रिया होती है, लेना एक अलग क्रिया होती है, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ा गया और कहा गया कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, अब दोनों क्रियाओं ने एक ही कार्य की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। यानी पकड़ना और लेना का भले ही अलग अलग अर्थ हो, लेकिन इस वाक्य में वो सिर्फ चोर को पकड़ने की क्रिया की तरफ इशारा कर रही हैं। तो यहाँ भी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। उसी तरीके से है वह भोजन कर चुका। एक क्रिया शब्द है कर और दूसरा है चुका। करना, कर से होता है करना, और चुका यानी चुकना, यानी खत्म होना, समाप्त होना। तो जब करना और चुकना 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी जब इनको जोड़ दिया गया तो अर्थ निकला मोहन भोजन कर चुका, यानी मोहन के जो भोजन करने की क्रिया है वो समाप्त हो गई। यानी दोनों क्रियाओं ने मिलकर के एक ही कार्य की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। तो ये क्रियाएं होती हैं आपकी संयुक्त क्रियाएं। ये जो संयुक्त क्रियाएं हैं ये भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, यानी इसके 2 भेद होते हैं। बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको उस तरीके से लिख लीजिए।
जो संयुक्त क्रियाएं हैं इसके जो दो भेद हैं, एक होती है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, दूसरी होती है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो आप इसके नाम से ही इसका अर्थ पहचान सकते हैं। आरंभ बोधक यानी ऐसी संयुक्त क्रिया जिसमें किसी क्रिया के आरंभ होने का बोध हो रहा हो, और समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया यानी ऐसी क्रिया जिसमें किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा हो। जैसे ये उदाहरण था कि पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा यानी पानी बरसना शुरू हो गया, यानी यहां पर बरसने की क्रिया शुरू होने की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहां पर जो है क्रिया के शुरू होने का बोध हो रहा है। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि मोहन विद्यालय जाने लगा, तो मोहन विद्यालय जाने लगा यानी मोहन ने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। तो यहां भी शुरुआत की बोध हो रहा है, यानी आरंभ का बोध हो रहा है। तो इसलिए जो आपकी ये दोनों क्रियाएं हैं ऊपर की, ये हो जाएंगी आपकी आरंभ बोधक। लेकिन जैसे ही हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर, यह है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यानी जो पकड़ने का कार्य है, पकड़ने का कार्य समाप्त हो चुका है, वो पकड़ चुके हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो क्योंकि पकड़ लिया ये कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए ये समाप्ति बोधक है। उसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण है कि वह भोजन कर चुका, यानी कर चुका यानी भोजन करने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए ये दोनों उदाहरण हैं, ये दोनों आपके हो जाएंगे समाप्ति बोधक। तो इस तरीके से संयुक्त क्रिया के दो भेद होते हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया यानी जिसमें कार्य आरंभ हो रहा हो, और समाप्ति बोधक यानी जिसमें कार्य समाप्त हो रहा हो। ये होती है आपकी संयुक्त क्रिया। उसके बाद अगर बात करें रचना के आधार पर जो हमारा दूसरा प्रकार है, तो वो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कोई प्रेरणा दी जा रही हो। प्रेरणार्थक यानी जिसमें प्रेरणा देने का अर्थ निकल कर सामने आ रहा हो, वो क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये क्या होती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, या फिर कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित हो, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कहने का क्या अर्थ है कि जब कोई कर्ता खुद कार्य ना करके, या आप कोई ऐसा वाक्य देखें जहाँ पर एक व्यक्ति खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया। या दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति खुद ही कार्य करे किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर के, या फिर खुद से ही प्रेरणा लेकर खुद कार्य करे, स्वयं कार्य करे, वहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि जब कोई व्यक्ति खुद ही कार्य करेगा तो वहाँ पर प्रेरणा देने वाली बात कहाँ से आ गई। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपके सारे डाउट्स अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा। आप बस धैर्य रखिए और जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलिए। देखिए, जब मैंने कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कंडीशन है, एक जब कर्ता किसी दूसरे को प्रेरित करे, दूसरे से कार्य करवाए, या फिर दूसरा दूसरे से या फिर स्वयं से ही प्रेरित होकर स्वयं कार्य करे। इन दो कंडीशनों के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। अब अगर बात करें प्रथम प्रेरणार्थक की, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, यानी ऐसी प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा पहले व्यक्ति द्वारा ली जाती हो, यानी पहले कर्ता के द्वारा ली जाती हो। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कर्ता किसी अन्य से या फिर स्वयं से प्रेरणा लेकर के किसी अन्य के लिए कार्य करे, वहाँ पर आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर के या फिर स्वयं से प्रेरणा लेकर कैसे कार्य करेगा। उदाहरण के माध्यम से आप समझते चलिए। अगर उदाहरण देखें और बात करें, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अगर इसमें देखें तो क्रिया क्या हो रही है, पिलाने की, ये आपकी क्रिया है। लेकिन दूध पिला कौन रहा है,
माँ पिला रही है, यानी माँ है आपकी कर्ता, और पिला किसको रही है? बच्चे को। यानी जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें कर्ता खुद ही कार्य करेगा, यानी स्वयं कार्य करेगा, लेकिन कभी भी वो कार्य अपने लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए करेगा। जैसे यहाँ माँ ने दूध पिलाने का कार्य तो किया, लेकिन अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए, यानी उसने बच्चे को दूध पिलाया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में एक कर्ता होगा, दूसरा कर्म होगा, और जो कर्ता कर्म करेगा यानी कार्य करेगा, जो कर्ता वो कर्म के लिए करेगा। तो यहाँ पर आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दूसरा उदाहरण भी देखिए, जोकर लोगों को हंसाता है, क्रिया हो रही है हंसाने की, हंसाने का कार्य कर रहा है जोकर, यानी जोकर है आपका कर्ता, लेकिन जोकर जो कार्य कर रहा है हंसाने का कार्य, वो कर किसके लिए रहा है? अपने लिए नहीं, वो कार्य कर रहा है लोगों के लिए, यानी लोगों को हंसा रहा है। तो कर्ता कार्य कर रहा है कर्म के लिए। अब यहाँ पर वो चाहे खुद से प्रेरित हो, यानी अपनी मर्जी से लोगों को हंसा रहा हो, या किसी और के कहने पर हंसा रहा हो, लेकिन वो हंसा रहा है किसी और को, इसलिए यहाँ भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तीसरा उदाहरण है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। तो अध्यापक कार्य कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ा किसको रहा है? बच्चों को। यानी यहाँ भी पढ़ाने की क्रिया वो अपने लिए नहीं कर रहा, बच्चों के लिए, यानी कर्म के लिए कर रहा है। उसी तरीके से नौकरानी बालकों को झूला झुलाती है, झुलाने की क्रिया हो रही है नौकरानी के द्वारा, लेकिन झुलाया जा रहा है बच्चों को, यानी बालकों को। तो कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो कर्म के लिए की जा रही है। तो यहाँ भी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक है। अब इसमें एक दो पॉइंट और याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, चाहे वो प्रथम हो या द्वितीय, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा साकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। यानी जो भी क्रिया अगर साकर्मक है तभी वो प्रेरणार्थक होगी, आकर्मक क्रिया कभी भी प्रेरणार्थक नहीं होती। देखिए, बच्चे को, लोगों को, बच्चों को, बालकों को, हर वाक्य में कर्म मौजूद है, यानी ये सब के सब सकर्मक क्रिया है। पहला पॉइंट, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। और दूसरा पॉइंट, प्रेरणार्थक क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों से बनाई जा सकती है। वो कैसे, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ समझने वाली है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया सिर्फ सकर्मक होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने कहा कि प्रेरणार्थक क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों से बन सकती है। इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है अभी समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रथम प्रेरणार्थक आप समझ गए। प्रथम प्रेरणार्थक में हमेशा सिर्फ एक कर्ता और एक कर्म होगा, इतना ध्यान रखना। और कर्ता हमेशा कार्य करेगा कर्म के लिए, अपने लिए नहीं। अगर बात करें द्वितीय प्रेरणार्थक की, ये इसको समझना बहुत आसान है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। यानी यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है दूसरे वाले कर्ता को, यहाँ प्रेरणा दी जा रही थी प्रथम कर्ता को, यानी कार्य प्रथम कर्ता कर रहा था, इसलिए प्रथम प्रेरणार्थक थी। लेकिन यहाँ जो प्रेरणा है वो दी जा रही है दूसरे वाले कर्ता को, यानी कार्य करेगा दूसरा कर्ता, इसलिए द्वितीय प्रेरणार्थक है। जैसे माता बालकों से पानी भरवाती है, कार्य हो रहा है पानी भरवाने का, लेकिन इस कार्य को कर कौन रहा है? बालक कर रहे हैं। और इन बालकों को ये कार्य करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? माता कर रही है। यानी माता के कहने पर ही बालक पानी भर रहे हैं, तो माता ने बालकों से पानी भरवाया, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। उसी तरीके से राजा नौकर से सफाई करवाता है, यहाँ भी सफाई करवाने का कार्य हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। लेकिन नौकर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, राजा के द्वारा इसको प्रेरणा दी गई है, यानी राजा के द्वारा कहा गया है सफाई करने के लिए, इसलिए सफाई कर रहा है। तो ये है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरणों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कन्फ्यूज़न होगी तो सिर्फ प्रथम प्रेरणार्थक में। तो दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा आप अंतर ध्यान रखिए। जब वाक्य में सिर्फ एक कर्ता हो, एक कर्म हो
और जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा की जा रही हो लेकिन कर्म के लिए, वहाँ पर होगी प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन जब किसी वाक्य में दो कर्ता हों और पहला वाला कर्ता दूसरे वाले कर्ता से क्रिया करवा रहा हो, वहाँ पर होगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक तो समझ चुके हैं, लेकिन अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो साकर्मक होती है और ये आकर्मक और साकर्मक दोनों से बन सकती है। तो इसका क्या अर्थ है उसको समझते हैं। मान लीजिए एक सामान्य क्रिया है हंसना। मान लीजिए बालक हंसता है, ये एक सामान्य सा उदाहरण है, ये साधारण सी क्रिया है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें और ये आकर्मक क्रिया है, लेकिन जैसे ही इस हंसना को हम बना देते हैं हंसाना, जोकर लोगों को हंसाता है, तो हंसाना से हंसाता बना हुआ है, तो ये हो जाती है साकर्मक। क्योंकि यहाँ देखिए लोगों को हंसाता है, कर्म कौन है? लोगों कर्म है यहाँ पर, तो कर्म आ गया, यानी हंसाना एक साकर्मक क्रिया हो गई। तो प्रथम प्रेरणार्थक साकर्मक है और द्वितीय प्रेरणार्थक भी साकर्मक है। यानी अभी आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि राजा जोकर से लोगों को हंसवाता है, यानी आज्ञा देने का काम कर रहा है राजा, हंसाने का काम कर रहा है जोकर, लेकिन हंसा रहा है लोगों को। यानी पहला वाला कर्ता दूसरे वाले कर्ता को प्रेरणा दे रहा है, यानी वो हो जाएगा उदाहरण द्वितीय प्रेरणार्थक का। तो हंसना आपकी आकर्मक है, लेकिन जैसे ही इसको हंसना से बनाया हंसाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हुई और साकर्मक हो गई। लेकिन जैसे ही हंसना से हमने कर दिया हंसवाना, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक बन गई और ये भी साकर्मक है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम किसी क्रिया में आना प्रत्यय लगाते हैं, हंसना हंसाना, जब हम आना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाती है प्रथम प्रेरणार्थक। और जैसे ही किसी साधारण क्रिया में हम वाना प्रत्यय लगा देते हैं, हंसना से हंसवाना, तो वाना प्रत्यय लगाते ही द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाती है। जैसे खाना, खाना एक साधारण क्रिया है, हालांकि ये साकर्मक है, लेकिन जैसे ही इसमें आना प्रत्यय लगाया बन गया खिलाना। मोहन खाना खाता है, या माता बालक को भोजन खिलाती है, माता के द्वारा क्रिया की जा रही है लेकिन बालकों के लिए, तो प्रथम प्रेरणार्थक। या माता नौकर से बालकों को खाना खिलवाती है, यानी इस बार माता प्रेरणा दे रही है, नौकर खिला रहा है, और खिला किसको रहा है? बालकों को, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक। लेकिन यहाँ भी वाना प्रत्यय लग गया, तो आना प्रत्यय लगाकर आप प्रथम प्रेरणार्थक और वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक बना सकते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाना और इससे फिर पढ़वाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक। नाचना से बनेगा नचाना और उसके बाद बन सकता है नचवाना, तो नाचना हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक, नचवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब मेरे हिसाब से आप प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में अंतर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रकार की। रचना के आधार पर हमारा क्रिया का तीसरा प्रकार जो कि है पूर्वकालिक क्रिया। ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्व और कालिक। पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का मतलब है समय से, यानी ऐसी क्रिया जो समय से पहले पूर्ण हो गई हो, वहाँ आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो आप इसकी परिभाषा में क्या कहेंगे कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाए तो वह क्रिया जो पहले समाप्त हो चुकी है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। दो क्रिया हैं, पहला है खाना खाने की क्रिया, दूसरा है सोने की क्रिया। तो वो सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने खाना खाया, वो खाना खाकर सो गया। तो चूंकि खाना खाने की क्रिया समाप्त होने के बाद वो सोया, तो इसलिए जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है
यानी खाने की, ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। सो गया आपकी पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी, इसमें आप ध्यान रखेंगे जो काम पहले ही पूरा हो गया वो पूर्वकालिक होता है। जैसे दूसरा है पुजारी ने नहाकर पूजा की। एक क्रिया है नहाने की, दूसरी है पूजा करने की। पुजारी ने पूजा की लेकिन उससे पहले उसने नहाया, तो नहाने की क्रिया पूर्ण होने के बाद पूजा हुई, तो इसलिए जो नहाना शब्द है ये नहाना हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, चोर चोरी कर भाग गया। एक क्रिया है चोरी करने की, दूसरी है भागने की। चोर भागा लेकिन उससे पहले उसने चोरी की, तो इसलिए जो चोरी करने की क्रिया है ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमने संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया इन तीनों को समाप्त कर लिया। बाकी के जो बचे हुए प्रकार हैं रचना के आधार पर, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।